तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 224 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेम्स गोंग पागल होता है उसने हॉस्टल गैंग के एक बंदे को फाइट में हरा दिया होता है। हालांकि वो बंदा जेम्स गोंग से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन जेम्स गोंग बहुत बड़ा हरामी है। इसलिए जैसे जैसे जेम्स गोंग उसको हरा देता है और जो बिग डैडी होता है वो जेम्स गोंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बिग डैडी कहता है, ये लापरवाह अंदाज, ये पागलों जैसी ताकत और तेरे कपड़े पहनने का स्टाइल भी कमाल का है। तू बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह है, जैसे कि जंगली भेड़िया। जेम्स गोंग, मुझे तू बहुत ज्यादा पसंद आया। तेरा स्वागत है हॉस्टल गैंग में। जेम्स गोंग एक सिगरेट जलाते हुए कहता है, अबे आखिर तो क्या बात कर रहा है? जो गुड्डे की मशीन मैं यहाँ पे लाया हूँ, चुपचाप से उसको खरीद और मैं यहाँ से निकलूं। बिग डैडी कहता है, ठीक है जेम्स गोंग, तुम्हारा जो मन करे तुम वैसा करो। तुम वहाँ पे उस पेटी में मोबाइल देख रहे हो बहुत सारे, उनमें से एक मोबाइल तुम ले सकते हो, क्योंकि अब से हम दोनों को एक दूसरे के टच में रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। जेम्स कहता है, क्या सच में मैं ये मोबाइल ले सकता हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डैडी कहता है, अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है जेम्स, अब तुम और मैं एक फैमिली है। जेम्स कहता है, क्या तुम और मैं एक फैमिली? लेकिन क्यों? बिग डैडी कहता है, तुम्हारा क्यों से क्या मतलब है? तुमने इंटरव्यू को पास करा है और अब तुम भी एक हॉस्टल गैंग के मेंबर हो। लेकिन जो जेम्स गोंग होता है अपनी चोरी की कार में बैठ के यहाँ से निकल लेता है और जाते जाते बिग डैडी को कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली नहीं बनना चाहता। तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल मेरे पीछे के बाल की तरह है, और वैसे भी मैं पहले ही मॉली की फैमिली का हिस्सा हूँ। लेकिन जो जेम्स गोंग होता है मॉली को यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता है। मॉली अपने मन में बोल रहा होता है, अबे साले मुझे भी अपने साथ लेके चल, तूने कहा कि तू मेरी फैमिली का हिस्सा है। और बिग डैडी जेम्स को कहता है, अगर तू मेरी फैमिली का अंकल नहीं बनना चाहता तो मेरा बेटा बन जा। घर पहुंच के मुझे याद से कॉल कर देना और गाड़ी आराम से चलाना। और हाँ, ये मत भूलना जो ब्रेक है वो सीधी तरफ होते हैं। लेकिन तभी जो यहाँ पे एक अंकल होता है वो कहता है, हे बिग डैडी, वो हरामखोर हमारे सारे के सारे मोबाइल लेके चला गया। शायद उसको सारे के सारे मोबाइल ले जाते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने यहाँ पे एक खिलौना छोड़ दिया है। इसकी इस क्रिएटिविटी के लिए मैं इसको 10 पॉइंट देता हूँ। आपने उसको कहा था कि वो एक मोबाइल ले जा सकता है, लेकिन वो सारे के सारे मोबाइल भी ले गया और जो यहाँ पे वो खिलौने लेके आया था वो भी सारे के सारे ले गया। वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया है। बिग डैडी गुस्से में कहता है, मैं इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और ये मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है। बिग डैडी मॉली की चेस्ट में एक लात मारता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे जेम्स पसंद आने लगा है। मुझे जेम्स से प्यार हो गया है, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। और बिग डैडी एक मुन्ना भाई वाले स्कूटर में बैठता है साइड में मॉली को बैठा के, और मॉली बिग डैडी को रास्ता बता रहा होता है वहाँ का जहाँ पे अभी जेम्स गोंग होता है। बिग डैडी के साथ के बंदे कहते हैं, बिग डैडी अभी आप कहाँ जा रहे हो? बिग डैडी कहता है, मुझे जेम्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है और कोई चीज अगर मुझे पसंद आती है तो मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। और बिग डैडी मॉली के साथ यहाँ से निकल लेता है जेम्स को ढूंढने के लिए। और इनकी गैंग का जो एक अंकल होता है वो सिगरेट पीते हुए बोलता है, ये फिर से शुरू हो गए, ये जल्द ही उस बंदे से बोर हो जाएंगे। हे चक, उठ भी जाओ, मुझे पता है तुम होश में हो, अब और नाटक मत करो। इसके बाद चक उठता है और कहता है, शिट, मैंने उसको हल्के में ले लिया, मैं अपनी वजह से उससे हारा हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा भी है उस जैसे बेवकूफ से मार खा के कैसा लगता है? उस जैसा बेवकूफ जब तुम्हें एक गुड़िया से मारता है और तुम्हारे चेहरे में वो ड्राइंग बना देता है। मेरी नाक में दर्द हो रहा है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अबे चुप हो जा और ये बता कि तेरे हिसाब से वो पास है या फेल है? चक कहता है, भले ही वो बंदा फाइट करने में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए वो एक नया इंसान नहीं है। उसने पहले भी काफी सारे हथियार यूज करे होंगे। इस टेस्ट में वो फुल मार्क्स से पास हुआ है। और जो जेम्स होता है कार में बैठ के यहाँ से जा रहा होता है और एक गाना गा रहा होता है, मुझे 100 फोन मिल गए, अब मैं इन सारे फोन्स को बेच दूंगा। लेकिन तभी जो हॉस्टल गैंग का अंकल होता है उसको दिखता है कि उसके मोबाइल में एक ग्रुप चैट में एक मैसेज आ रखा है, और जो टकला होता है उसने इस ग्रुप में लिखा होता है FR। और जो हॉस्टल गैंग का अंकल होता है FR देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और जिस टकले से डैनियल ने ये मैसेज टाइप करवाया होता है, डैनियल के यहाँ से जाने के बाद टकला अपने साथ वाले बंदों को कहता है, तुम लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। उस हरामी के सामने मैंने क्या कहा था, और ये भी भूल जाओ मैंने उस हरामखोर से मार खाई थी। और डैनियल के यहाँ से जाने के बाद भी जितने भी ये बंदे होते हैं अभी भी अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। टकला अपने मन में कह रहा होता है, डैनियल साले तुझे क्या लगता है मैं इतनी आराम से तुझे सब कुछ बता दूंगा? और दूसरा बंदा कहता है, हे हमें इस तरह से कितनी और देर तक बैठना पड़ेगा? और दूसरा बंदा कहता है,
मेरी टांग सुन हो गई है, मुझे अपनी टांगें महसूस नहीं हो रही हैं। और जो चश्मे वाला अंकल होता है वो कहता है, हे दोस्तों, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मेरी बीवी जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और टकला भी अपने मन में सोच रहा होता है, अब तक तो वो डैनियल हरामी वहाँ पे पहुंच ही गया होगा। और टकले के साथ का बंदा कहता है, हे बॉस, आखिर हम उन लड़कियों का क्या करें? क्या हम उनको जाने दें? इसके बाद टकला कहता है, हाँ उनको जाने दो, मुझे वो कुतियाएं बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन छोड़ो, उनको अभी जाने देते हैं। और डैनियल बेवकूफ को लगता है FR का मतलब है फैमिली रिकमेंडेशन, लेकिन FR का असली मतलब है फेक रिपोर्ट। और जैसे ही टकले ने FR मैसेज सेंड करा होता है, हॉस्टल गैंग के बंदों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अभी डैनियल भी हॉस्टल गैंग के अड्डे में पहुंच जाता है, जहां पे उसके सामने 2 अंकल बैठे हुए होते हैं हॉस्टल गैंग के। इनमें से एक अंकल डैनियल को कहता है, बहुत समय हो गया, हमें कोई भी फेक रिपोर्ट नहीं मिली थी, आखिर तू है कौन बे, जो यहाँ पे सीधा हमारे अड्डे में घुसा चला आया? इसके बाद दूसरा अंकल कहता है, क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? क्या तू अकेले काम करता है या फिर तू कोई पुलिस वाला है? आखिर तू है क्या? और डैनियल इस जगह को अभी ध्यान से देख रहा होता है और पूरी जगह को देख के एनालाइज कर रहा होता है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या कुछ कांच के टुकड़े और एक खिलौना और साथ में एक गंजा आदमी जो जमीन में पड़ा है। इन लोगों को देख के लगता है यही वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा घिनौने अपराध करते हैं। हे, क्या तुम ही लोग हॉस्टल गैंग हो? इसके बाद चक अपनी जगह से खड़ा उठता है और दोबारा से अपनी गर्दन चटकाते हुए डैनियल के पास आ रहा होता है और कहता है, तू जहाँ पे है वहीं पे रुक जा, ये कोई इंटरव्यू नहीं है और इसलिए मैं तुझे जान से मार सकता हूँ। अब तुझसे आगे की बात तेरी हड्डियां चटकाने के बाद करूंगा मैं। लेकिन डैनियल सीधा एक मुक्का मारता है बिना ही किसी वार्निंग के चक के फेस में और कहता है, इससे पहले कि तू बोलने के लायक ना रहे, पहले ही मुझे सब कुछ बता दे। डैनियल ने जो चक के फेस पे मुक्का मारा होता है उससे चक को कुछ भी नहीं हुआ होता। चक ने ये मुक्का अपने माथे में ले लिया होता है। चक कहता है, इससे मुझे काफी दर्द हुआ। लोग कहते हैं हमारा माथा हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पक्का हिस्सा होता है। आखिर तेरा मुक्का तो ठीक है ना, तेरे हाथ में चोट तो नहीं आई? इसके बाद डैनियल 2-3 मुक्के और मारता है चक के फेस में, जिससे हल्का सा खून निकलता है चक की नाक से। लेकिन चक काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है। चक कहता है, तुझे देख के लगता है तू एक बॉक्सर है। इसके बाद डैनियल एक और मुक्का मारता है चक के फेस में, लेकिन चक भी साथ में डैनियल के फेस में एक मुक्का मारता है। डैनियल के तो ये मुक्का नॉर्मली पड़ा होता है, लेकिन चक के फेस में मुक्का खाने के बाद भी एक स्माइल होती है। और चक कहता है, इन जैसे छुछुंदर जो बॉक्सिंग वगैरह की ट्रेनिंग करके आए होते हैं, इनसे फाइट करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन जिस हरामखोर ने मेरे चेहरे में ड्राइंग बनाई थी, उन जैसे बंदों से निपटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये इस जैसे बंदे के अटैक बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं, मैं इजीली इसके अटैक्स को पढ़ सकता हूँ। डैनियल चक के फेस में एक और मुक्का मारता है, लेकिन चक भी साथ ही साथ में एक और मुक्का मारता है हमारे डैनियल के फेस पे। लेकिन यार चक कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। चक खुद तुरंत ही संभालता है और सीधा डैनियल के कंधे में चढ़ जाता है। चक कहता है, ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? तो बच्चे, तू अपनी जिंदगी में मरते दम तक कभी भी नहीं लड़ा है ना? और चक मुक्कों की बारिश कर देता है हमारे डैनियल के फेस पे। डैनियल के फेस को मुक्कों से तोड़ने के बाद चक डैनियल के कान में कहता है, और तुझे ये किसने कहा कि फाइट में तुझे एक नेकलेस पहन के आना चाहिए? चक डैनियल की गले की चेन पकड़ता है और उसे सीधा जमीन में पटक देता है। अभी डैनियल चक से काफी ज्यादा मार खा रहा होता है और जो चक के साथ का बंदा होता है अपने मन में बोलता है, जब चक पहली बार कोरिया आया था तो उसके पास कोई भी फैमिली नहीं थी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो चक की हेल्प करे। उसके पास सिर्फ मैं था, सिर्फ हम दोनों थे। हम दोनों ने साथ में मिलकर वो सारी की सारी चीजें करी जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। हम दोनों ने मरते दम तक लोगों से फाइट करी। हम दोनों किसी से भी नहीं हारे। हमने अपना सब कुछ लगा दिया जिंदा रहने के लिए। और अभी हम देखते हैं डैनियल जमीन में गिरा होता है और चक एक मुक्का मारने बस बढ़ ही रहा होता है डैनियल के फेस पे। और चक के साथ का बंदा अपने मन में कहता है, इस बच्चे का खेल यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि चक के साथ के बंदे को पूरा विश्वास होता है कि चक के इस मुक्के से डैनियल की हालत खराब हो जाएगी और वो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन चक का ये मुक्का पड़ने से पहले ही जो डैनियल होता है अपना एक हाथ का सहारा जमीन में लेता है और बिल्कुल गन की ही तरह उछल के एक लात मारता है चक के छाती पे। चक के अभी मुंह से भी खून निकल रहा होता है और छाती में भी जम के पड़ी होती है। और चक के साथ का बंदा कह रहा होता है, आखिर ये कौन सा अटैक था? और डैनियल अभी जमीन से उठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और चक कहता है, अबे तू किस चीज के लिए माफी मांग रहा है बे?
क्या तू कोई पागल है? चक डैनियल की तरफ एक मुक्का मारने के लिए उछलता है और कहता है, तुझे क्या लगता है सॉरी कह के तू बच जाएगा? लेकिन डैनियल चक के मुक्के से बच जाता है और चक के फेस में एक जम के मुक्का मारता है। डैनियल कहता है, सॉरी जे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक नया नेकलेस दिला दूंगा। और चक के साथ का बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसने एक काउंटर अटैक कर दिया? इसने चक की टाइमिंग को भी कॉपी कर लिया। क्या ये बंदा किसी के अटैक्स देख के ही उसको कॉपी कर सकता है? नहीं, ऐसा करना नामुमकिन है। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, तूने कहा मेरे अटैक्स बहुत ज्यादा आसान हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उस इंसान की तरह फाइट करूंगा। और डैनियल आ जाता है अभी गन की फाइटिंग पोजीशन स्टाइल में, यानी कि अब फाइटिंग और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ फाइटिंग में अब गन का स्टाइल भी आ चुका है। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।